नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सी टेट में पूछे गए मैथ्स पेडागॉजी के प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों आपके आने वाले सी टेट और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, नीचे दिए गए दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर की तरह चिन्हित और अंकित किया गया है। अभिकथन ए कहता है गणित पाठ्यचर्या को संगत होना चाहिए, और कारण दिया गया है विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार या फिर मत दूसरे के साथ जुड़ता है, और इस प्रकार वे नई समझ और कौशल को विकसित करने में सक्षम होते हैं। सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो यहाँ पे दोस्तों सही बात कहा गया है कथन में कि गणित पाठ्यचर्या को सुसंगत होना चाहिए, और रीजन में कहा गया है कि कारण दिया गया है विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार या फिर मत दूसरे के साथ जुड़ता है, और इस प्रकार वे नई समझ और कौशल को विकसित करने में सक्षम हो पाते हैं। तो दोनों जो है दोस्तों, ए यानी कि अभिकथन और जो आपका रीजन कारण दिया गया है, ये दोनों सही है। और दो आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक कक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यानी कि जो संरचनात्मक कक्षा है उसका महत्वपूर्ण लक्षण क्या होगा, उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है छात्र हल किए हुए उदाहरणों के आधार पर पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्न को हल कर रहे हैं। दूसरा है शिक्षक छात्रों को एक गतिविधि या क्रियाकलाप करने को निर्देश दे रहे हैं, और छात्र शिक्षक द्वारा समझाई गई कार्यविधि को दोहरा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणों जैसे कि रंग, आकार, आकृति, भार आदि के अनुसार छांटने के लिए कहा गया है। चौथा ऑप्शन है छात्र श्याम पट या फिर ब्लैक बोर्ड पर हल किए हुए प्रश्नों को अपनी कॉपी में देखकर उतारने में व्यस्त हैं। तो कौन सा होगा दोस्तों संरचनात्मक कक्षा का महत्वपूर्ण लक्षण? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, छात्र को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणों जैसे कि रंग, आकार, आकृति, भार के अनुसार छांटने के लिए कहा गया है। तो ये होगा आपका संरचनात्मक कक्षा का एक लक्षण होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में कहा गया। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा की पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण लक्षण है। यानी कि जो प्राइमरी की क्लास है उसका पाठ्य पुस्तक का कौन सा महत्वपूर्ण लक्षण है, उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आपका संकल्पना को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए, तो ये तो सही कहा गया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका संकल्पनाओं को केवल गणितीय भाषा और चिन्हों के प्रयोग द्वारा समझाना चाहिए। केवल गणितीय भाषा बोल के यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया गया आपका औपचारिक कलन विधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों को हल करने पर बल दिया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है जब भी संभव हो संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए तो सही हो जाएगा, और यहाँ पे आपका डी भी सही हो जाएगा। तो वो आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ए और डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या का हिस्सा नहीं है। यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या है उसका पाठ जो नहीं है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है टेलीलेशन, दूसरा है भिन्न, चौथा है रैखिक समीकरण, और चौथा ऑप्शन दिया गया है नियमित द्वि आकृतियां। तो कौन जो होगा दोस्तों प्राइमरी जो प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या का हिस्सा नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन जो है नहीं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। यानी कि गणित की प्रकृति के बारे में जो सत्य नहीं है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया आपका गणितीय संकल्पनाएं पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए। दूसरा है गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाएं प्रकृति में अमूर्त है, और चौथा ऑप्शन दिया गया है गणित का अपना
चिन्हों, शब्दों और भाषा का समुच्चय होता है। तो गणित की प्रकृति के बारे में जो सही नहीं है दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका गणितीय संकल्पनाएं प्रकृति में अमूर्त है, यही जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जब 6050 को अंकों में लिखने के लिए कहा गया, एक छात्र ने उत्तर में 650 लिख दिया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दिए गए संदर्भ में अति उपयुक्त कथन होगा? पहला ऑप्शन है छात्रों को 10 समान प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए दिए जाने चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आधार 10 एवं स्थानीय मान की संकल्पना को मूर्त सामग्रियों के उपयोग द्वारा सुदृढ़ करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन दिया गया है शिक्षक को सही उत्तर देना चाहिए और अगले प्रश्न पर बढ़ जाना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है यह अनजाने में की गई गलती है, अतः शिक्षक को ऐसी गलती पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका आधार 10 एवं स्थानीय मान की संकल्पना को मूर्त सामग्रियों के उपयोग द्वारा सुदृढ़ करना चाहिए और उस बच्चे को समझाना चाहिए जिससे वो गलती ना करे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में समस्या समाधान की क्षमताओं में वृद्धि करेगा? यानी कि जो स्टूडेंट है उसकी समस्या को समाधान करने में कौन सी क्षमता जो है उसकी मदद करेगा या वृद्धि कर पाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया गया है आपका पाठ्य पुस्तक में हल किए हुए उदाहरणों पर आधारित प्रश्न को हल करना। दूसरा ऑप्शन है चित्रों, चिन्हों, रेखा चित्रों आदि द्वारा गणितीय परिस्थितियों प्रश्न को निरूपित करके प्रश्न को हल करना। तीसरा ऑप्शन है मेंटल मैथ होगा दोस्तों, ये मेंटल मैथ की कार्य पुस्तिका में दिए गए प्रश्न को हल करना। और चौथा ऑप्शन है औपचारिक कलन विधि के उपयोग द्वारा प्रश्न को हल करने पर बात करना या फिर बल देना होगा। क्या हो जाएगा? ये बल देना हो जाएगा, है ना, बल देना होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका चित्र, चिन्ह, रेखा चित्र आदि के द्वारा गणितीय परिस्थितियों के प्रश्न को निरूपित करके प्रश्न को हल करेंगे, जिसके द्वारा जो विद्यार्थी है वो समस्या समाधान को हल करने की अपनी क्षमता को बढ़ा पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाओं को डिन्स ब्लॉक के उपयोग द्वारा पढ़ाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है योग, स्थानीय मान, व्याकलन। दूसरा है योग, स्थानीय मान, भिन्न। तीसरा दिया गया है योग, व्याकलन, आयतन। चौथा स्थानीय मान, भिन्न आकृतियां। तो किसको दोस्तों डिन्स ब्लॉक के द्वारा समझाया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों योग को, स्थानीय मान को और व्याकलन यानी कि दोस्तों सब्ट्रैक्शन, एडिशन और आपके जो होते प्लेस वैल्यू, इसको हम डिन्स ब्लॉक द्वारा आसानी से समझा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजलक्ष्मी कंचों का खेल खेल रही थी। वह खेल में 6 कंचे हार जाती है। अब उसके पास 8 कंचे बचे हैं। उसने कितने कंचों के साथ खेलना शुरू किया था? उपयुक्त परिस्थिति का बताइए। उपयुक्त परिस्थिति के बारे में बताना है हमको। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका योग पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है। दूसरा है व्याकरण पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है। तीसरा है भाग पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है और चौथा है संदर्भात्मक प्रश्न नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये योग पर एक संदर्भात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गणितीय पहेलियों का उद्देश्य बढ़ावा देना है। यानी कि गणित में पहेली का उपयोग किया जाता है तो किस चीज को बढ़ावा देता है? पहला ऑप्शन है ड्रिल एवं अभ्यास। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका गणित में रुचि। तीसरा ऑप्शन दिया गया है समस्या समाधान कौशल और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका कलन विधि पर बल देना। सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा गणित में रुचि देने के लिए हम गणित में पहेली देते हैं और समस्या समाधान के कौशल को विकसित करने के लिए गणित में पहेलियों का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका बी और सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, जो कि आपके ऑप्शन 3 में दिया गया। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण के 5 नियम है। न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण के कितने नियम है दोस्तों? 5 नियम है। वे यादृच्छिक क्रम में दिए गए हैं, मतलब कि रैंडमली ऑर्डर में दिए गए हैं, हमको उनको जमाना है। पहला ऑप्शन है प्रश्न को समझना, दूसरा ऑप्शन है गणितीय चिन्हों में रूपांतरण, तीसरा ऑप्शन है प्रश्न को बढ़ना, चौथा है उत्तर की प्रतिपादित करना और पांचवा ऑप्शन दिया गया आपका गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन करना। सही अनुक्रम वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही क्रम क्या होगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, प्रश्न को हम पढ़ेंगे, है ना, सी आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्रश्न को समझेंगे, है ना, तो ए आ जाएगा सी के बाद। उसके बाद क्या करेंगे, गणितीय चिन्हों में रूपांतरण को देखेंगे कि कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस है, माइनस है या फिर गुना है, उसको हम देखेंगे, तो उस बी आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद करेंगे गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन करेंगे, है ना। अब इसके बाद क्या किया जाए करके हम सोचेंगे, तो हो जाएगा आपका तीसरा ई हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम उत्तर की प्रतिपादित करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जिसमें सी, ए, बी, ई और डी होगा, वही जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो वो होगा दोस्तों आपकी किस में दिया गया है, वो ऑप्शन नंबर 2 में जो है दोस्तों दिया गया। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंतः मुक्त सिरे वाले प्रश्न का उदाहरण है? जो मुक्त सिरे वाले प्रश्न है उसका कौन सा उदाहरण है, उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है 136 एवं 142 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को सूचीबद्ध कीजिए। दूसरा ऑप्शन है दो संख्याओं का योग 35 है, यदि संख्याओं में से एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तीसरा ऑप्शन है एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई 3:5 के अनुपात में है, आयत का परिमाप 65 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौथा ऑप्शन दिया गया है 4 संख्याओं को सूचीबद्ध कीजिए जो 7 दहाइयों एवं 8 इकाइयों द्वारा निर्मित सबसे संख्या जो है बड़ी है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा जो होगा मुक्त सिरे वाला प्रश्न होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दो संख्याओं का योग 35 है, एक संख्या 16 दिया है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, यही जो होगा दोस्तों आपका मुक्त सिरे वाला प्रश्न हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जा सकता है। जो योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जाता है उसे बताना है। पहला ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण करना, दूसरा है सहपाठी आकलन, तीसरा है सत्र अंत परीक्षा और चौथा है उपाख्यानात्मक अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सत्र अंत परीक्षा, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जब 45 को 15 से गुना करने को कहा गया तो एक छात्र ने 45 को 5 बार जमा कर दिया यानी कि जोड़कर लिख दिया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में अति उपयुक्त होगा। पहला, छात्र के पास गुणन की संकल्पनात्मक समझ नहीं है। दूसरा, छात्र द्वारा उपयोग की गई रणनीति उसकी रचनात्मकता को दर्शाती है क्योंकि यह योग के ज्ञान को गुणन में विस्तारित करने में सक्षम है। तीसरा ऑप्शन है छात्र द्वारा अपनाई गई उपयोग की गई रणनीति लिखित परीक्षा में उपयोग नहीं की जा सकती। और चौथा है गुणन के लिए औपचारिक कलन विधि का उपयोग को अनौपचारिक रणनीतियों के उपयोग से अधिक महत्व या बल मिलना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा छात्र के पास गुणन की संकल्पनात्मक समझ नहीं है, इसी कारण छात्र ने 45 को 5 बार जोड़कर लिख दिया। तो यह ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का पर आधार पत्र के अनुसार आकलन की अपरिष्कृत विधियां गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में से कौन से दिए गए कथन के अर्थ की व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है गणित में आकलन की प्रकृति ने गणित को केवल समस्या समाधान हेतु कार्य विधि और अभिकलनीय कौशल को समाविष्ट करने के रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरा ऑप्शन है केवल रचनात्मक आकलन विधि ही गणित में, आकलन का भाग होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है
अभिकलनीय कौशल गणित शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है, अतः गणित गतिविधियों के द्वारा मूर्त सामग्री का उपयोग करते हुए अभिकलन पढ़ाया जाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपका, प्राथमिक स्तर पर गणित में अभिकलनीय कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, अतः उच्च स्तर कक्षाओं में इस पर बल दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 तो नहीं होगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 2 भी नहीं होगा। तो इसका जो है दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। हमने दो ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर दिए हैं। अब जो है दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, तो आप इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।